हेलो एवरीवन। सत्यनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा था। नीति निर्देशक तत्व हमने चालू कर लिए थे और आज के लेक्चर में मैं आपको नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो रह गए थे आपके वो मैं कराऊंगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित उनको मैं इस लेक्चर में कराऊंगा। आज आपके नीति निर्देशक तत्व खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। उसके बाद में हम संघ की कार्यपालिका की शुरुआत करेंगे, जो आपके कोर्स का अभिन्न हिस्सा है। ये सब चीज़ें जो आपका नया कोर्स चेंज हुआ है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए थे। नीति निर्देशक तत्व मैंने बता दिए थे कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, संविधान के किस भाग में हैं, ठीक है ना। वो सब मैंने आपको कल बता दिया था। और जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक मैंने आपको सारे पढ़ा दिए थे। अब हमें क्या देखना है, थोड़ा सा इनका वर्गीकरण देख लेना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, लोग बाग जो हैं, कुछ बुद्धिमान लोग हैं या कुछ विद्वान लोग हैं, उन्होंने क्या किया, अपने अनुसार अपने विवेक का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके क्या किया, नीति निर्देशक तत्वों को बांट दिया। मतलब उसका एक अनौपचारिक वर्गीकरण कर दिया। संविधान में कहीं भी इस प्रकार के वर्गीकरण की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि ये सिद्धांत जो है, ये आर्टिकल जो है, ये बता रहा है, ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, बोले ये जो क्या कहते हैं आर्टिकल है, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो इस प्रकार से क्या किया, उन्होंने अनौपचारिक वर्गीकरण कर दिया। संविधान में कहीं भी इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहले ये यहाँ पे लिखा ना, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। कल सारे मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ा दिए थे, ये सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब इनका वर्गीकरण बता देता हूँ। तो देखो, समाजवादी और आर्थिक सिद्धांत, मतलब या समाजवादी या आर्थिक जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से हैं। तो देखो, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 47, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, समाजवादी और आर्थिक क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, या समाजवादी या आर्थिक विचारधारा से प्रेरित नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है ना। फिर उदारवादी सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों के या उदारवाद से प्रेरित नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखो, उदारवादी नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो अपने नोट्स में आप इस प्रकार से इनका वर्गीकरण करके याद कर सकते हो इनको, ठीक है ना। मेंस में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि संविधान में दिए हुए गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट किए, या संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांतों को बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल गांधीवाद से प्रेरित नहीं है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इसलिए मैंने आपको ये अनौपचारिक वर्गीकरण नीति निर्देशक तत्वों को क्या कर दिया, पढ़ा दिया, ठीक है ना, बता दिया आपको। फिर देखो, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, या गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखो, अनुच्छेद 40 जो है गांधीवाद से प्रेरित है। अनुच्छेद 43 हो गया, अनुच्छेद 43 खा हो गया, अनुच्छेद 46 हो गया, अनुच्छेद 47 हो गया, अनुच्छेद 48 हो गया, ठीक है। तो ये गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व है। तो इनके वर्गीकरण को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखो, मैंने आपको कल जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि उसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है ना। तो लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, तो उसकी मैंने एक डेफिनेशन लिख दी केवल आपको समझाने के लिए। आपकी ज़्यादा मतलब की ये बात नहीं है, लेकिन आप समझ लो इस डेफिनेशन के माध्यम से कि लोक कल्याणकारी राज्य होता क्या है, ठीक है। तो देखो, लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की भलाई अथवा कल्याण के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, सामाजिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराना, ठीक है ना। यहाँ पर उपलब्ध यथा लिख के यहाँ पर कराना है, ठीक है ना, कराना लिख लेना, समझ जाना आप क्या लिखा है, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्व वह है, वो सॉरी, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है ना। सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना
इसका उद्देश्य है। सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, उद्देश्य, ठीक है। तो क्या है नीति निर्देशक, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की भलाई अथवा कल्याण के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए जाते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि वह राज्य जो क्या करे, लोगों की भलाई और उनके कल्याण के लिए क्या करे, कई सारे कार्य करे। जैसे लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करे, लोगों के सामाजिक विकास की व्यवस्था करे, लोगों के लिए रोजगार का सृजन करे, गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन करे, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में बढ़ोतरी करे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य में ये सब होता है, ठीक है ना, कि लोगों का संपूर्ण विकास हो, ना कोई गरीब रह पाए ना कोई अमीर रह पाए, गरीब है कोई तो गरीब के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार क्या करती है, गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। केंद्र सरकार की बहुत बड़ी स्कीम चल रही है, जो प्रेजेंट में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, मुफ्त अनाज दे रही है। तो मुफ्त अनाज जो दे रही है वो भी क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य को बता रही है भारत के, कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य है, गरीबों को भी हम मुफ्त अनाज देते हैं जिसमें वो भूखे ना रहें। तो ये चीज़ है लोक कल्याणकारी राज्य। मैंने केवल जानकारी के लिए आपको बता दिया। फिर हम देख लेते हैं कुछ संविधान संशोधन, ठीक है ना, मतलब कि संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। ये सारे नीति निर्देशक तत्व मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये जो लिखा है ना, ये मैं पूरा आपको कल पढ़ा चुका हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आज हम देख रहे हैं कि संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन बनेंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देख लो, तो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। तो आर्टिकल 39 का जो है वो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 का को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ये लिखा है मैंने। अब समझ में आ रही है आपको बात, क्या बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे अनुच्छेद 43 का है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। और अनुच्छेद 48 का में क्या है, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। और ये भी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39(4), ठीक है ना, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। ये भी जोड़ा गया है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा ये भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 39(4) जो है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो ये इतने सारे अनुच्छेद जोड़े गए हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और विस्तृत मैंने कल के लेक्चर में पढ़ा दिए थे, तो आप देख लेना, पार्ट 1 नीति निर्देशक तत्वों का लेक्चर 13 है वो, ठीक है। फिर देखो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। तो देखो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 38(2) को जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्वों में। अब अनुच्छेद 38(2) क्या कहता है, राज्य आय की असमानताओं को कम करने और समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, आय की जो असमानता है विभिन्न वर्गों के बीच में समाज के, उनको कम करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ जो समूह हैं उनके बीच में प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता जो है उनके बीच में, उसको क्या करेगा, समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, ये है अनुच्छेद 38(2). अनुच्छेद 38(2) किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। अगला देखो, अगला है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो देखो अनुच्छेद 45 जो है, ठीक ना, अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन, मतलब 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा संबंधी निर्देश। तो ये जोड़ा गया अनुच्छेद 45 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, 86वें संविधानिक संशोधन 2002 द्वारा। ये क्वेश्चन अभी इस बार पूछा गया था कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा, क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि जो शिक्षा का अधिकार जो है उसको अनुच्छेद 21 का के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, या शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 का को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, तो उसका आंसर था ये वाला क्वेश्चन।
उसका आंसर था ये वाला संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये सब जोड़े गए हैं, ये तीनों काम किए गए हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। आगे आपको समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो 57वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 97वां, ठीक है, इसके द्वारा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो इसके द्वारा जोड़ा गया है आर्टिकल 43 खा, ठीक है। आर्टिकल 43 खा क्या बोलता है? आर्टिकल 43 खा बोलता है सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण, प्रबंधन संबंधी निर्देश, ठीक है। सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निर्देश हैं आर्टिकल 43 खा में या आर्टिकल 43 खा में, ठीक है। और यह जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। आगे बात समझ में। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये आपके ख़त्म हो गया, ठीक ना, मैंने बता दिया कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए। इसके बाद हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की तुलना कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपके कई सारे फैक्ट क्लियर होंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन जब हम मेंस पढ़ते हैं, मेंस में जब हम नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं, तब भी हम पढ़ते हैं मतलब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर हम देखते हैं, ठीक ना, तुलना मतलब अंतर। तो और यहाँ प्रीलिम्स में पढ़ने का मतलब ये है, इससे आपके कई सारे फैक्ट फिर से क्लियर होंगे, फिर से रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है, ठीक है। पहली लाइन ये लिखी, समझ गए होगे आप। फिर जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है ना, कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अपना पेपर उठा के देखना 2023 का प्रीलिम्स का, 2023 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन डला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन इस प्रकार था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है, ठीक है ना। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? उसमें ऑप्शन में थे आपके ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ये क्वेश्चन इसी बार आया है काय में? प्रीलिम्स 2023 में, ठीक है। फिर देखो मौलिक अधिकार, अगला अंतर देखते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? बाध्य योग है, अर्थात इनका क्रियान्वयन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। आपका मतलब न्यायालय में आप जा सकते हो, मौलिक अधिकारों का यदि आपका हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप क्या कर सकते हो? न्यायालय जा सकते हो। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये बाध्य योग नहीं है, अर्थात इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर देखो इनकी प्रकृति क्या है? नकारात्मक है और राज्य के कुछ कार्यों में प्रतिबंध लगाते हैं। तो राज्य के लिए कैसी प्रकृति है? मौलिक अधिकारों की नकारात्मक है, ठीक है ना। तो राज्य पर क्या कर रहा है? वो प्रतिबंध लगा रहा है, राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर क्या? नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? सकारात्मक है और राज्य को कुछ सकारात्मक कार्य करने की सलाह देते हैं, ठीक है। आप हल्के में मत लेना इस तालिका को या इस अंतर को। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं जब वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये वाला कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार। तो ये भी पूछ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? तो नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। और मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ जिसमें आपको याद रहे। ऐसे क्वेश्चन एमपीएससी करता है, आप सब कुछ पढ़ लोगे, सारे आर्टिकल याद कर लोगे और पता चला बाद में वो पूछेंगे अलग सा क्वेश्चन। फिर देखो मुख्यतः नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का समावेश किया गया। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में क्या है? राजनीतिक अधिकारों को शामिल किया है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है, ठीक है ना। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की प्रधानता है काय में? नीति निर्देशक तत्व में। ये सब आपको अच्छे से देख लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो कि आर्थिक और सामाजिक अधिकार की पूर्ति कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व करते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की पूर्ति कौन करता है? मौलिक अधिकार करते हैं, ठीक है। फिर देखो
उद्देश्य क्या है मौलिक अधिकार का? उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करना? स्थापना करना। और नीति निर्देशक तत्व जो है उनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का क्या है? उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देख लेते हैं कुछ और अंतर। तो देखो, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? सीमित है तथा विशेष परिस्थितियों में इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपको मैंने पढ़ा था मौलिक अधिकारों में कि बहुत सारे मामलों में क्या होता है, इन पर प्रतिबंध होता है, युक्त युक्त प्रतिबंध इन पर लगता है। तो मौलिक अधिकार क्या है? सीमित है, 6 मौलिक अधिकार हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो असीमित है। ठीक है, इनकी कई सारी व्याख्याएं की जा सकती नीति निर्देशक तत्वों की, और इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। अब नीति निर्देशक तत्वों पर प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और उसमें लिखा है कि लोक स्वास्थ्य को बढ़ाना क्या है? सरकार का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व में क्या लिखा? लोक स्वास्थ्य को बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है। तो अब लोक स्वास्थ्य को तो कोई भी सरकार आएगी तो बढ़ाएगी ना, वो हॉस्पिटल बनवाएगी, ठीक है ना, वो डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी, वो कई सारे कार्यक्रम चलाएगी जिससे क्या होगा? लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि हो या लोक स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तो इन पर प्रतिबंध लगाने की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है। दूसरा अंतर जो है मौलिक अधिकारों, देखो मौलिक अधिकार में क्या लिखा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अपवाद अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को छोड़ के। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान क्या होते हैं? मौलिक अधिकारों क्या होता है? निलंबन होता है। केवल अनुच्छेद 20 और 21 जो है उनका निलंबन नहीं होता। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ना इन पर प्रतिबंध लगता है ना इनका निलंबन होता है। इनके निलंबन का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी स्थिति में इनको निलंबित नहीं किया सकता। ठीक है, तो ये हो गया इसमें अंतर। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने क्या कथन बोले हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, उनको हम देख लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण कथन को नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। तो देखो, सबसे पहला कथन जो है, पहला कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है के.टी. शाह का। याद रख लेना, ये कथन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने बोला? के.टी. शाह ने बोला। ठीक है, अगला देखो, अगला कथन क्या है? नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। ये किसने बोला? ये बोला जी ऑस्टिन ने। ये भी एक विद्वान थे। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, ये बोला है जी ऑस्टिन ने। ठीक है, अगला कथन देख लो, नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का सच्चा कूड़ेदान है। नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का सच्चा कूड़ेदान है, ये बोला है टी कृष्णामाचारी ने। ठीक है ना, कृष्णामाचारी जो थे, टी कृष्णामाचारी जो थे, उन्होंने बोला है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? भावनाओं का सच्चा कूड़ेदान है। अगला कथन जो है वो है नीति निर्देशक तत्व धार्मिक उपदेश है। ये बोला है किसने? के.सी. वेयर ने। नीति निर्देशक तत्व क्या है? धार्मिक उपदेश है। ये किसने बोला है? के.सी. वेयर ने। अगला जो आपका कथन है वो है नीति निर्देशक तत्व तर्कहीन एवं अनुचित तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं। ये बोला है एन श्रीनिवासन ने। तो नीति निर्देशक तत्व तर्कहीन एवं अनुचित तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं, ये बोला एन श्रीनिवासन ने। मतलब ये कथन है इनके, एन श्रीनिवासन ने ऐसा बोला है, कहीं लिख दिया होगा, किसी किताब में लिख दिया होगा, वो ऐसा बोला होगा। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं या महत्वपूर्ण लोग हैं, तो ये कथन बन गए और ये आपके लिए जनरल नॉलेज बन गई। इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, ये बोला है सर आइवर जेनिंग्स ने। तो सर आइवर जेनिंग्स क्या बोलते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, ये बोला है किसने? सर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, फिर देखो अगले कथन देखो, तो नीति निर्देशक तत्वों ने विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य टकराव को जन्म दिया, ये बोला है के संथानम ने। के संथानम ने क्या बोला है? फिर से पढ़ो, नीति निर्देशक तत्वों ने विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य टकराव को जन्म दिया है, ये बोला किसने? के संथानम ने। फिर निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है, ये किसने बोला? ये बोला ग्रेनवेल ऑस्टिन ने। क्या है? निर्देशक तत्व जो हैं वो क्या है? सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है। किसने बोला? ग्रेनवेल ऑस्टिन ने। कथन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सा आपको इनको देखना है और याद कर लेना है। नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, ये बोला है किसने? बी.एन. राव ने। ठीक है, फिर से पढ़ लो,
नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व। किसने बोला? BN राव ने बोला। अगला जो कथन आपका है, अगला कथन और लास्ट कथन है, तो देखो, नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। राजनीतिक लोकतंत्र मतलब हुआ मौलिक अधिकार, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों में जो बातें कही गई हैं, ठीक है ना, उसकी स्थापना कर रहे हैं कौन? नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व का कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक लोकतंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो वहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। मैं आपको पहले से क्वेश्चन बता देता हूँ, उस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे जब मैं MCQ कराऊंगा घटना चक्र के, तो उसमें देखने को मिलेंगे। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक लोकतंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, उसमें ऑप्शन दिया होगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। तो आपको लगा के आना नीति निर्देशक तत्व। और कभी भी क्वेश्चन आए कि राजनीतिक लोकतंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो इनमें से किस में है बात राजनीतिक लोकतंत्र की, तो वहाँ लगा के आना मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, और नीति निर्देशक तत्व क्या कर रहे हैं? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। अब हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे कथन को, डॉक्टर BR अम्बेडकर के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कथन को हम पढ़ रहे थे। तो देखो, नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि इनका क्या है? बहुत बड़ा मूल्य है, और ये क्या कर रहे हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो लक्ष्य है आर्थिक लोकतंत्र, उसको निर्धारित कर रहे हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र मतलब मूल अधिकार में प्रकट होता है। और ये कथन किसने बोला? भीमराव अम्बेडकर ने। तो इनके कथन को थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से मैंने आपको 2 MCQ भी बता दिए पहले से, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे कथन। तो आज के लेक्चर हम करते हैं यहीं पर अंत। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा मौलिक कर्तव्य, साथ ही साथ में MCQ के जो वीडियो हैं आपके, MCQ के वीडियो भी जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ। बस आपको एक काम करना है कि आप लेक्चर को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते आओ, साथ ही साथ लेक्चर को क्या करो? शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। निःशुल्क ये कक्षा आपकी चल रही है, आपकी यूनिट 5 में पूरी करा दूंगा, ठीक है ना। MP की जो है वो MP का जो भी आपका जो नए सिलेबस में जुड़ा है वो भी मैं आपको करा दूंगा, साथ ही साथ आयोग भी मैं आपको करा दूंगा। तो सारी यूनिट 5 में आपको कवर करा दूंगा। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? मौलिक कर्तव्यों को। तो मौलिक कर्तव्यों को मैं कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर में आपको ख़त्म करा दूँ। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? संघ की कार्यपालिका को शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ में MCQ लेक्चर लाऊंगा, तो MCQ लगा लेना आप। घटना चक्र के MCQ आपको कराऊंगा। बस आपको एक काम करना है कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? शेयर करो। जो लोग भी सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, अपने घर में बैठे तैयार कर रहे हैं, उनको आप इस लेक्चर को शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। तो ये आपको करना है। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जाओ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े आओगे तो और जो भी मटेरियल होते हैं, जो और भी मटेरियल जो हम लोग डालते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये बात कहनी थी बस मुझे। तो आज की वीडियो का क्या करते हैं? आज के लेक्चर का यहीं पर अंत करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।